नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दशम भाव का अन्य भावों के साथ संबंध। कुंडली का दशम भाव सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है और पुराने ग्रंथों में तो यहां तक कहा जाता है कि अगर कुंडली के चतुर्थ भाव और दशम भाव में रिक्तता है, उनके स्वामी कमजोर हैं, तो कुंडली निस्तेज हो जाती है। क्योंकि आज पूरी तरह से, क्योंकि हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से भी बात करनी आवश्यक है। आज के 2000 साल 1000 साल पहले हम ज्यादातर धर्म प्रधान की बात करते थे, जो 9th हाउस यानी हमारी जो धार्मिक इमेज है, भाग्य पर जीने का जो प्रवृत्ति है, हम नवम भाव से ज्यादा विचार करते थे। लेकिन आज जैसे जैसे कलिकाल अपना प्रखर रूप दिखा रहा है, हमें दशम भाव पर विचार करने की आवश्यकता है। और किसी भी प्रकार के कर्म को, अभी तो फिलहाल हम इसको सिर्फ हमारी नौकरी तक सीमित ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार के कर्म को बताता है। अगर दशम भाव बहुत बली है, ये मानकर चलिए कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहे, उसको कभी इनकम की दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इसको भी, भाई काल पुरुष की जो कुंडली है उसका ये प्रभाव ये भी बताता है कि जहां, क्योंकि काल पुरुष हमारा रेफरेंस चार्ट माना जाता है, यानी मेष लग्न का चार्ट, और जहां 10 नंबर और 11 नंबर एक साथ आ रहा है, माने शनि जो हमारे कर्म को भी बता रहे हैं और हमारे इनकम सोर्स को भी बाय डिफॉल्ट बताते हैं। तो ये बात याद रखनी कि दशम का 11वें से बहुत क्लोज कनेक्शन है। हम बहुत अच्छे दर्जे का कर्म कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें प्राप्तियां होंगी। वो अलग बात है कि जब कई दफा हम और अलग अलग प्रकार से इसका बल टटोलते हैं, जैसे किसी का सर्वष्टक वर्ग में हमने चार्ट बनाया, जो एक अतिरिक्त चार्ट बनाया जाता है। दशम भाव में अंक आ रहे हैं, मान लीजिए 40, बहुत अच्छे दर्जे का कर्म है, लेकिन 11वें भाव में अंक आ रहे हैं 30, बहुत ज्यादा अंक माने जाते हैं। हम थ्रेशोल्ड 25 ही मानते हैं कि भाई अगर 25 आ जाता है तो हम उसको पासिंग मार्क्स दे देते हैं सर्वष्टक वर्ग में। लेकिन अगर यहां पर अंक ज्यादा आ रहे हैं तो कई दफा क्या होता है, और ग्रहों की स्थिति ठीक है, तो कर्म तो बहुत उच्च दर्जे का है, लेकिन आदमी अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं होता है। मतलब मैं उदाहरण दृष्टि से किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। उदाहरण दृष्टि जैसे कोई बहुत बड़ा जुडिशरी में कोई जज है, और कई दफा अगर उसके मन में ऐसा विचार आ जाता है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दृष्टि से बता रहा हूं, उदाहरण कोई भी हो सकता है, अगर उसके मन में विचार आ जाता है, यार मेरे जो जूनियर या कहें जो वकील हैं, वो मुझसे ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, हालांकि उनकी पद प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, दशम भाव, लेकिन कई बार उनके मन में जिस प्रकार का विचार आता है कि यार पद के मुताबिक मुझे सैलरी ऑफर नहीं हो रही है, तो वो ये अंतर, लेकिन समाज सदैव उनको प्रतिष्ठा देगा। तो ये द्वंद्व तो मन का ही द्वंद्व है, इसको तो हमें स्वयं ही दूर करना पड़ेगा। यानी ये कोई कमी नहीं है, सिर्फ वो मन में ही विचार रहता है कि भाई, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा विचार भी मन में ना पनपे, या उसकी रेमेडी भी हम आवश्यक है। भाई जैसे कहते हैं भी 11वें भाव, इस प्रकार का जो विचार आता है उसका क्या उपचार किया जाए। उपचार आपको पता है, जब मन में ये विचार आता है कि मेरा पद बड़ा है और मुझे ज्यादा उस प्रकार से नहीं मिलता है, तो क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, हमारे पंचम भाव के साथ, तो पंचम को बलि करना चाहिए। जब एजुकेशन, चैरिटी, इस प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व होना चाहिए। यकीन मानिए आप में से किसी के भी चार्ट में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या 11वें भाव का उसको लगता है कि नहीं, इस काम में आप लग जाइए, यानी कोई ऐसा, क्योंकि हम एजुकेशन के साथ संबंध मानते हैं पंचम भाव का। कहता जी अब तो हम कहां पढ़ेंगे, हमने जो पढ़ना था, डिग्री सर्टिफिकेशन हमारा हो गया, अब हमारी 35-40 साल की उम्र होगी, हम अपने कार्य में लगे। तो किसी के पढ़ाई को सपोर्ट अगर करें, डायरेक्ट इंपैक्ट 11वें भाव में मिलेगा आपको। क्लियर होगा? कोई पढ़ना चाहता है, इस प्रकार के इस प्रकार के जप भी आपको कराने चाहिए अच्छे व्यक्तियों से, जो जिनकी मनोस्थिति पूरी तरह अनुकूल है,
अगर आप स्वयं से नहीं कर सकते, हालांकि देखिए सबसे ज्यादा फल तो स्वयं से करने का ही है, फिर भी हम किसी को ऐसा संकल्प करके कि भाई आप हमारा हर दिन इतना जप कर दीजिए और उसका आपको, लेकिन ध्यान दीजिए जप का हमेशा उसका मूल्य जरूर चुकाना है, जो भी उसका मूल्य है उनका समय का, उनको पूछकर, तो इसका भी काफी आपको बल मिलेगा एकादश भाव में। तो आपको यह ध्यान रखना है, स्पेशली एजुकेशन चैरिटी वाला पार्ट आपको जरूर करना अगर एकादश भाव का बल हम चाहते हैं। जहां तक दशम भाव की बात है, दशम भाव व्यक्ति के काम में लगे रहने की बात करता है। मैंने चौथे भाव का नाम क्यों लिया, क्योंकि चौथे भाव, क्योंकि सभी ग्रह सात्विक दृष्टि रखते हैं। इसमें अगर हम राहु केतु को थोड़ी देर शामिल ना करें, क्योंकि राहु केतु के एक दूसरे की दृष्टि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं माना जाता है। एक प्रकार से सर्प जैसे होता है, सर्प का अपने ऊपर कोई विष होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कई व्यूअर्स ने कमेंट लिखकर ऐसे प्रश्न रखे हैं कि जी केतु को तो सर नहीं होता है, धड़ से वो कैसे देख सकता है। वो लौकिक दृष्टियों की बात नहीं हो रही है, वो पारलौकिक दृष्टियां हैं। तो इसका भी आप विचार कीजिए, ये कोई हमारी आइज नहीं है, वो सुपर आइज की बात हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक सामान्य व्यक्ति को ये दृष्टियां समझना कि भाई ये मेरे की तरह बात कर रहा होगा। जब हम देवताओं की बात करेंगे, पारलौकिक बात करेंगे, तो हमें और अतिरिक्त समझ भी होनी चाहिए कि अर्जुन को उस आंखों से क्यों भगवान नहीं दिखाई दे सकता, उनका विराट स्वरूप, उसको सुपर आइज की जरूरत क्यों पड़ी। तो वो बातें हमें धीरे धीरे सबको समझ में आती है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ सकती हैं, सिर्फ अध्ययन चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। तो चतुर्थ भाव में कोई प्लैनेट है तो अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को भी मजबूती देता है। दशम भाव के साथ कोई अगर डायरेक्ट या कोई इनडायरेक्ट संबंध बनाता है सूर्य, तो ऐसे व्यक्तियों को अच्छी प्रतिष्ठित पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में देखा गया है। या तो सूर्य यहां बैठा हुआ है, सूर्य यहां बैठा हुआ है, संबंध बना रहा है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में, या इसके साथ कोई ऐसा संबंध बन रहा है, छठे भाव का स्वामी बुध बली होकर यहां बैठा हुआ है, उस पर सूर्य का प्रभाव है। तो क्योंकि छठा भाव क्या होता है, कंपटीशन ओवरकम करना, सर्विस भी कह सकते हैं, सेवा भी कह सकते हैं। तो उसका भी संबंध अगर अच्छा बनता है तो भी एक स्थिर जॉब, क्लियर होगा, एक स्थायित्व जीवन में दिखाई देता है। और सूर्य क्योंकि अथॉरिटी या गवर्नमेंट या बॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो अच्छी प्रतिष्ठा दिलवाता है। तो इस प्रकार के स्थायित्व की बात दिखाई देती है दशम भाव से। दशम भाव हमारे घुटनों की भी बात करता है। ये सामान्य चीजें हम लोग ज्यादातर जानते हैं, लेकिन आज का मुख्य विषय क्या है कि दशम भाव दूसरे भावों के साथ क्या क्या संबंध बनाता है। किसी भी व्यक्ति के पास कोई, माने एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति अपना चार्ट लेकर आता है, कहता है जी मेरे भाई के जीवन में, मेरे छोटे भाई के जीवन में कुछ तनातनी चल रही है ससुराल पक्ष से, कहता जी उसका चार्ट दिखाओ, कहते उसका चार्ट तो नहीं है। तो हम आपके चार्ट से क्या छोटे भाई बहन के ससुराल पक्ष की कुछ बातें जान सकते हैं? तो हम कैसे जानेंगे ये छोटा भाई बहन है? इससे गिनेंगे तो ये 7 और ये 8 ससुराल किसकी? छोटे भाई बहन की, दशम भाव से देखी जाती है। अगर दशम भाव में कोई ग्रह सैड मूड में बैठा हुआ है, या दशम भाव का स्वामी सैड यानी डेबिलिटेटेड या नीच का होके बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई कुछ रिक्तता तो दिखाई देती है। लेकिन अगर इसमें दो चीजें हैं, एक तो इस घर में जो बैठा है वो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस इफेक्ट वो खराब या अच्छा कर रहा है, लेकिन नेट रिजल्ट इस घर के मालिक के पास रिजर्व्ड है। अगर इस घर का मालिक एक्साइटेड मूड में है, इस घर का मालिक कहीं स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, कहीं मित्रवत होकर बैठा हुआ है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई तेरे भाई के जीवन में जो चल रहा है वो एक त्वरित प्रभाव से वो परेशान हो गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने देखा घर का मालिक भी शत्रुवत होकर बैठा है और घर में भी शत्रु इकट्ठे होकर बैठे, तो आप कह सकते हैं भाई तेरे जो छोटे भाई बहन है इनके जीवन में ससुराल पक्ष से जो स्थिरता है वो आना मुश्किल दिखाई देता है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से हम अपने चार्ट के जरिए भी क्रॉस वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात और याद रखना,
कहीं आप इसको उसके चार्ट से भी ज्यादा ऊपर मान ले। ये जो चार्ट बताता है या दिखाता है, इसका पूरी तरह प्रभाव माना जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा चार्ट है, तो मुझसे संबंधित मेरे भाई के बारे में बताएगा। याद रखिए, मेरे भाई के साथ मेरा कोई ज्यादा संबंध नहीं है, दूर रहता है, तो यह भी संभव है कि मेरे चार्ट में वो इससे अष्टम भाव में कोई इस प्रकार की बड़ी चीज दिखाई ना दे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम मेरे भाई के जीवन पर विचार करना चाहते हैं तो उसके भाई के ही चार्ट से पता लगेगा। लेकिन अगर मेरे परिप्रेक्ष्य में, यानी विद रिस्पेक्ट टू मी, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, अगर मैं सबसे रडार पर तो वही रहेगा जातक, क्योंकि उसके जीवन पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ससुराल के साथ जो सेपरेशन होगा इसके भाई के साथ, तो वो चीज यहां दिखाई देती है। क्लियर हो गया? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक मां, उसके 2 बच्चे हैं, एक के चार्ट में दिखा रहा है कि मां बहुत अच्छी है, एक के चार्ट में दिखा रहा है मां का कुछ संबंध बच्चे से बिगड़ा हुआ है। क्लियर? या ये भी कह सकते हैं, एक के चार्ट में दिखा रहा है कि मां दूर रहते हैं, उसके घर में नहीं रहते हैं, एक के चार्ट में दिखा रहा है मां, क्योंकि वो उससे संबंधित विषय बताएगा उस पर्टिकुलर जातक से। तो इस चीज को आप धीरे धीरे अंतर से सीख जाएंगे कि ये अल्टीमेटली है जातक का चार्ट, उसके भाई का चार्ट नहीं है, लेकिन जातक पर भाई के जरिए पड़ने वाले प्रभाव को दिखाता है। तो ये चीज हम समझ गए। कर्म स्थान, रोजगार और घुटने, घुटनों में कोई ऐसी कमी है मेरे घुटनों में, तो भी मैं अपने दशम भाव से अंदाजा लगाऊंगा। दशम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बली होनी ही चाहिए अगर हम कर्म प्रधान जीवन की अपेक्षा रखते हैं कि भाई अच्छा कर्म। आज उल्टा होता जा रहा है, लोगों को, सभी को क्या चाहिए? सभी को एकादश भाव चाहिए, सभी को द्वितीय भाव चाहिए, लेकिन किसी को दशम भाव नहीं चाहिए। कहता है कौन करेगा इतना कर्म? ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये नहीं किया मजबूत, तो इसका, क्योंकि शिव है, ये शक्ति है, इसका शक्ति आपको कहां मिलता है? जीवन में सुख का अर्जन नहीं कर पाएंगे आप। क्लियर? इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में मुझे सुख मिले, तो इस भाव को बलि करें। एक दूसरे के क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं वो। तो घर में भी अगर सुखी होना है आपको, तो दशम भाव का ध्यान करें, और दशम भाव में सुखी होना है, ऑफिस में सुखी होना है, तो घर के संबंधों का ध्यान रखें, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। सप्तम का अर्थ ही होता है उसका पूर्ति करने वाला। तो दशम भाव और क्या बनता है? सेकंड से 9th माना जाता है दशम भाव। तो सेकंड हाउस क्या होता है? हमारी कुटुंब की बात करता है, हमारी फैमिली गैदरिंग की बात करता है। जब कोई ऐसा सामूहिक रूप से कोई ऐसा कार्य होता है कि घर के सारे लोगों ने कोई इस प्रकार का कार्य कर लिया, जैसे धर्मांतरण कर लिया, धर्म में बदलाव कर लिया, इस प्रकार की कोई आस्था में बदलाव कर लिया, तो उसको हम देखते हैं दशम भाव से। ध्यान दीजिए, स्पेशली मैं अपने कोई धर्मांतरण पर विचार कर रहा हूं तो 1st से 9th, लेकिन अगर हमारा कोई पूरा सामूहिक धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो फिर हम दूसरे भाव से 9th पर विचार करते हैं। पारिवारिक, सामूहिक, धर्म, आस्था। अगर यहां पर कोई इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आता है कि जैसे राहु के साथ बृहस्पति बैठ जाता है, जिसको हम गुरु चंडाल दोष मानते हैं या योग मानते हैं, तो गुरु बात करता है हमारे धर्म कार्यों की, राहु बात करता है उन नियमों में छूट की। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आता है तो आदमी कई दफा सामूहिक धर्म परिवर्तन करता है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो दूसरे भाव से नवम पड़ता है। तो सामूहिक धर्म की बात, सामूहिक आस्था की बात, सामूहिक धर्म यात्राओं की बात हम दशम भाव से देखते हैं। आपको यह अंतर समझना होगा। हम सारे कुटुंबी मिलकर कोई बड़ी धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं तो 9th हाउस नहीं, फिर 10th हाउस पर विचार करते हैं। और एक ये भी बहुत बड़ा, इसको हम बार बार इसमें गलती करते हैं। कई दफा हम इसको कह रहे हैं कि भाई पिता भाव ये है, और कई बोल रहे नहीं पिता भाव ये है, तो ये अंतर कहां से आया? हालांकि बृहद पराशर होरा शास्त्रा के भी कुछ श्लोकों में पिता के साथ संबंध दशम भाव का आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
बृहद पराशर होरा शास्त्रा ने बड़े ठोक बजा कर ये बात बार बार कही है कि पिता का मेन जो जानकारी वो तो 9th हाउस से देगा। अब इसमें कुछ गलतियों के कारण वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में या कहें पाश्चात्य ज्योतिष में दशम भाव को प्राइमरी हाउस डिक्लेयर कर दिया फादर का। लेकिन हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो हमारा कुटुंब है, हमारे नात रिश्तेदार, उनके पूर्वजों की बात समझनी है तो दशम भाव से देखते हैं। तो ये एक अंतर आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारी कोई इस प्रकार का जैसे पूर्वजों का कोई ऐसा स्थल है, क्लियर, तो जहां पर सारे पारिवारिक कुटुंब की बात आ रही है उसके 9th हाउस में दशम भाव शामिल। और क्योंकि 9th का संबंध पिता से आता है तो कई दफा हम इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि पूर्वजों का भाव 9th को भी मानते हैं, लेकिन वो किसके परिप्रेक्ष्य में, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जातक के विद रिस्पेक्ट टू पूर्वजों का भाव हम 9th को मान रहे हैं। घर के बुजुर्ग आप बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली पूर्वज, घर के बुजुर्ग। इसी प्रकार से जो कुटुंब के बुजुर्ग लोग हैं उनका हम दशम भाव से अंदाजा लगा रहे हैं। कुटुंब की धार्मिक यात्राओं का, कुटुंब के पूरे इस प्रकार के कोई पूरे कुटुंब के गुरु हैं इस प्रकार के, तो हम दशम भाव के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। क्लियर हो रहा है? कोई ऐसा हमारा आश्रम है जहां पर सभी उनके गुरु साथ रहते हैं, उस प्रकार की यात्राओं के बारे में हम सिर्फ जातक को शामिल नहीं करेंगे, इसमें हम दशम भाव को शामिल करेंगे। तो इस अंतर को आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी इस प्रकार के धर्म में बदलाव अकेले करना है तो 9th हाउस, कुटुंब हमारा इसमें शामिल हो रहा है कि भाई हम धर्मांतरण कर रहे हैं, सभी लोग अपना जो पंथ उसको चेंज कर रहे हैं, तो फिर वो दशम भाव में कुछ इस प्रकार की कमजोरी या द्वितीय भाव और दशम भाव का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जान पड़ता है, तो हम जानते हैं। अब दशम भाव क्या है? 3rd से 8th भी है। 3rd हाउस, इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर शुरू होने के समय ही। 3rd भाव हमारा क्या बताता है? छोटे भाई बहन। वैसे हमारे नेबर भी 3rd हाउस से देखे जाते हैं। इसका 7, 8 हमारा नेबर 7 लगता नेबर, उससे हमारे ठीक संबंध है और उसके कुछ इन-लॉज फैमिली में दिक्कत चल रही है। आप अपने चार्ट से अंदाजा लगाना चाहते हैं कि भाई उसके इन-लॉज फैमिली में दिक्कत है, तो आपने देखा यहां कोई ग्रह अनहेल्थी मूड में बैठा है, झगड़े के मूड में बैठा है, तो इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। और इसी से हम छोटे भाई बहन के ससुराल का भी, छोटे भाई बहन के आयु का भी निर्धारण करते हैं। छोटे भाई बहन के अगर दशम भाव में कुछ हमारी कुंडली में प्रॉब्लम है, कुछ बड़ी समस्या है, तो छोटे भाई बहन के जीवन में संकट अधिक आएंगे। छोटे भाई बहन जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उसको फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर होगा भाई? कई दफा ऐसा हो जाता है कि भाई हमने कोई पॉलिसी ली और उसके बाद हमारे छोटे भाई ने पॉलिसी ली, हमने पॉलिसी ली थी सिर्फ 2 महीने पहले, हमें बहुत बढ़िया जो भी उसका फायदा होता है मिला, उस भाई को पॉलिसी का जो 15 दिन में ही बदलाव हो गया, वो जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलना था उससे काफी ज्यादा कम मिला। तो आपने देखा कि भाई आपकी कुंडली का दशम भाव में कुछ इस प्रकार की कमी है, तो वो समझ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी कुंडली से जहां तक दिखाई दे रहा है, और वो हम उसी भाई की बात कर रहे हैं जो हमसे बहुत क्लोज है, तो आपकी कुंडली के जरिए वो आपको भी हल्का सा पीड़ा देने वाला है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो आपकी पीड़ा है लेकिन उसमें आपका भाई भी शामिल हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना है कि वही चीजें हमारी कुंडली में दिखाई देती हैं जिनका जातक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। कहते जी मामा की अमीरी चार्ट में दिखाई दे रही है, तो उस मामा की अमीरी का जातक के जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी वो दिखाई दे रहा है। नहीं तो जातक का मामा कितना ही अमीर हो, अगर कुंडली में उसका इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो उस अमीरी का जातक को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर? और इसी प्रकार से अगर ये बहुत बली है, 3rd हाउस का भी स्वामी हेल्थी है, तो हम कह सकते हैं कि भाइयों के ससुराल पक्ष में जातक को भी पूरा सम्मान मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जातक से वो रिलेट कर रहे हैं। फिर 4th से 7th, चौथा भाव क्या बताता है? चौथा भाव हमारे मां की बात करता है। चौथा भाव ऐसे हमारे भवन की भी बात करता है। तो मां की कोई भी पार्टनरशिप है वो हम
दशम भाव से देखते हैं। अब कई दफा दिमाग में आता है कि सर ये तो फिर मां से सप्तम है तो पिता के बारे में बता रहा है। नॉट एग्जैक्टली फादर, अभी मैंने बताया ये फादर की एसेट्स को बताएगा दशम भाव, पिता को नहीं बताएगा। पिता यानी जब हम पिता की बात कर रहे हैं, माता की बात कर रहे हैं, तो इसका मूल अर्थ क्या है इसका? जब भी मैं बोल रहा हूं ये हाउस मामा का है, ये पिता का है, तो वो पिता के शरीर और पिता के मस्तिष्क वाले पार्ट को मुख्य रूप से उजागर करता है। वो पिता धनी है या निर्धन है, माता धनी है निर्धन है, उसकी बात नहीं करता है वो। ये समझने का विषय है। माता के धन को समझना है तो माता से द्वितीय, माता के शरीर में इस प्रकार का कोई ऐसा दिक्कत, शरीर पूरा तरह पुष्ट है, हस्त पुष्ट है, तो फिर चतुर्थ भाव। इसी प्रकार से पिता को नाइन्थ हाउस, पिता के एसेट्स, पिता का जो कुटुंब, पिता का जमा पूंजी, वो दशम भाव। क्लियर हो गया? तो माता की किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, अनुबंध भी कह सकते हैं, वो हम दशम भाव से देखते हैं। तो माता के अनुबंध और साझेदारी, पार्टनरशिप 10th हाउस से देखा जाता है। ये दोनों ही अभिजित मुहूर्त माने जाते हैं। अब कई लोग इसमें दावा करते हैं कि नहीं, अभिजित मुहूर्त तो सिर्फ दोपहर 12 बजे होता है। आप थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि रात्रि 12 बजे भी हम अभिजीत का ही बल मानते हैं। क्लियर हो गया? और उस समय चतुर्थ भाव में सूर्य होता है और उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दशम भाव पर प्रभाव में दिखता है। और दोपहर के 12 बजे के आसपास दशम भाव में सूर्य रहता है, तो उसका तो डायरेक्ट है ही हमारे दशम भाव में प्रभाव। तो ये अपने दिमाग में याद रखना है। भगवान कृष्ण अभिजित संबंध बना रहे हैं रात्रि 12 बजे, और भगवान राम अभिजित संबंध बना रहे हैं दोपहर 12 बजे। तो वो उस चीज का विचार जरूर करना है कि अभिजित का बल रात्रि में भी मिल रहा है, मध्य रात्रि और मध्याह्न दोपहर में भी आपको उसका बल मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं, ये 5th से 6th भी है। संतान के शत्रु, रोग और ऋण की बात भी करता है। ये हमारा संतान का भाव माना जाता है, पंचम भाव। तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो संतान में इस प्रकार का कुछ, अगर आपका दशम भाव पीड़ित है तो संतान में कोई इस प्रकार के डायलिसिस, किडनी की समस्या, अगर आपको लगता है कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो अपने चार्ट से उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई इसका स्वामी इसके साथ कहीं पीड़ित है, या ये भी कमजोर भाव है, ये भी कमजोर भाव है, या ये दोनों भाव बली हैं, तो संतान को कभी भी रोग परेशान नहीं करेगा। क्लियर हो गया? किसी प्रकार का कोई रोग। और एक चीज और, अगर ये भाव में बैठा हुआ प्लैनेट कमजोरी कर रहा है तो हम समझ सकते हैं रोग होगा, लेकिन वो रोगों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। कारण इस 10 नंबर यानी शनि बहुत बली स्थिति में है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? कोई ग्रह जब नीच का होकर कहीं बैठता है तो उस हाउस, क्योंकि कोई प्लैनेट अनहेल्थी मूड में है तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी तो क्रिएट करता ही है, लेकिन घर का मालिक अगर अच्छे मूड में है तो वो चीजें रिकवर हो जाती हैं। क्लियर? तो ये अंतर भी हमें समझना होगा कि किस प्रकार से इसको जानेंगे। बल्कि मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डायरेक्ट ये क्लासेस देख रहा है वो पहले भृगु संहिता में अपने लग्न अनुसार ही देख ले सारे वीडियो, उसके बाद ये पार्ट देखेगा तो रिलेट करना और इजी हो जाएगा। क्लियर? अपनी कुंडली के सारे प्लैनेट का फल जान ले, अपने फैमिली में जो जो लोग हैं उनकी कुंडली के सारे प्लैनेट का क्या एक प्राइमरी ओवरव्यू होता है वो वहां से जान सकता है। उसके बाद उस चीजों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा ज्यादा सरल हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी हम पंचम भाव के साथ, छठे भाव के साथ जो संबंध बनाएंगे, उस संबंध में कभी भी इसको मुख्य नहीं मानना है कि भाई ये संतान, उस संतान का हम पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो इस कुंडली में दिखाई देगा। तो इसमें और क्या देख सकते हैं? कोई संतान को ऋण संबंधी समस्या है, उससे हमें भी परेशानी होगी, तब वो हमारे चार्ट में
दिखाई देता है। और अगर वो बली है तो संतान से भयभीत होंगे लोग, अगर आपका दशम भाव बली है, क्योंकि वो क्या है, शत्रु विनाशक भी छठा भाव ही माना जाता है। फिर 6 से 5 है नौकर किराएदार के बच्चे, मामा मौसी की संतानें। तो ये हमारे नौकर और कोई ऐसे रेंट प्रॉपर्टी में रहते हैं कोई ऐसे, तो उनके बारे में हम छठे भाव से विचार करते हैं। उनके मुख्य रूप से शरीर के बारे में, उनके सेरेब्रम, उनकी बुद्धि के बारे में यहां से विचार करते हैं। उनकी संतान कहां से देखे, उनकी एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है कि उनकी डिग्री सर्टिफिकेशन किस लेवल का है। तो 1 2 3 4 5, हालांकि उसकी डिग्री से हो सकता है आपको कोई विशेष मतलब ना हो, लेकिन प्रश्न कभी कभी ऐसा आ जाता है जिसमें हमें यह चीज विचार करनी पड़ती है कि यार उसका बौद्धिक स्तर तो ऐसा ही जान पड़ता है, लेकिन हमने देखा 1 2 3 4, इससे चतुर्थ भाव बहुत बली है, तो बौद्धिक स्तर उसका बहुत अच्छा है, एजुकेशनल एबिलिटी बहुत अच्छी है, डिग्री सर्टिफिकेशन उसका ठीक ठाक सही है, उसको कोई मतलब फर्स्ट क्लास की डिग्री बेशक ना मिली हो, बट उसकी एजुकेशन एबिलिटी, हमारा कोई किराएदार है, हमारा कोई नौकर है, उसको हम यहां से जांच सकते हैं। पंचम भाव उसके डिग्री सर्टिफिकेशन जो समाज में दिखाई देता है, कहते हैं तो फर्स्ट क्लास से पास किया हुआ है इसने, वो पंचम भाव बता रहा है। क्लियर? तो दोनों में अंतर है। तो पंचम भाव और क्या बताता है, नौकर किराएदार की संतानें, यहां कुछ दोष है तो उसको हो सकता है इस प्रकार के विषय में डिले हो, समय लगे या ना हो। क्लियर? और हमारे मामा और मौसी का भी भाव छठा भाव माना जाता है, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मामा मौसी को इस प्रकार का कोई पीड़ा या कष्ट तो नहीं है। क्लियर हो गया? अगर आपकी कुंडली में भी है तो निश्चित रूप से ऐसी कोई समस्या मामा की, भाई जैसे हम क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मामा का चार्ट देखा, कहते हैं भी मुझे कुछ संतान में दिक्कत हो रही है, संतान नहीं हो रहा है, फिर हम अपनी कुंडली से हमने विचार किया हाँ कि भाई छठे भाव का स्वामी भी कमजोर है, दशम भाव भी पीड़ित दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से वो कमी होगी। क्लियर? फिर हम आगे बात करते हैं, सातवें भाव से चतुर्थ भी है। सातवां भाव क्या बताता है? सातवां भाव बात करता है हमारे पार्टनर की। अगर ये पुरुष जातक की कुंडली है तो उसका महिला जातक या कहीं महिला फ्रेंड या नॉट फ्रेंड, उसका जो विवाह संबंध में बंधा हुआ है, तो अगर ये पुरुष जातक है तो उसकी पत्नी, पत्नी से गिनते हैं 1 2 3 4, उसके हृदय के बारे में कोई ऐसा विषय, हृदय में कोई समस्या, उसके कुछ वृक्ष स्थल 20 पार्ट में कोई दिक्कत है, 20 कैंसर जैसा इशू कोई फेस करना पड़ रहा है, तो आपका दशम भाव कहीं डैमेज होगा। पता लगा इसका स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, एक्साइटेड मूड में बैठा है, तो ये पार्ट प्रोएक्टिव होगा, क्लियर, सुडौल होगा। और इसी प्रकार से हम अपने पार्टनर के माता का भी अंदाजा दशम भाव से लगाते हैं कि भाई मां को कोई या हमारी सासू मां को कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, उनकी मां शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हैं, वो हम यहां से अंदाजा लगाते हैं। क्लियर? मदर इन लॉ के बारे में, तो पत्नी की मां, जमीन, हृदय, वृक्ष स्थल, वो हम सातवें भाव से चतुर्थ यानी दशम भाव से अंदाजा लगाते हैं। क्लियर? और आठवें भाव का स्वामी तीसरे भाव, नॉट आठवें भाव का, 8 से 3 है, ये इस प्रकार से समझना है, 8 से 3, 1 2 3, ठीक है। तो अगर आठवें भाव का जो मैंने वाक्य बोला है, अगर इस पर भी विचार करें, आठवें भाव का स्वामी यहां आ जाता है, तो इस केस में बहुत बली हो जाएगा। कारण क्योंकि मंगल इस राशि में उच्च का माना जाता है। क्लियर होगा? मेष लग्न के लिए आठवें भाव का स्वामी अगर दशम भाव में चला जाता है तो ये उच्च के फल देगा। विरासत, दस्तावेज, बहुत बढ़िया आपको विरासत मिलेगी। ससुराल पक्ष की छोटी यात्राएं, मिलकर सभी लोग यात्राएं करेंगे। और हम इससे भी समझ सकते हैं, अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है किसका स्वामी बली होकर यहां बैठ जाता है, तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उसको कोई इस प्रकार के पुरातत्व, यहां कहीं खोजबीन में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, कुछ ऐसी चीजें उसको मिलेंगी। एक तो हमें यहीं से क्लियर हो गया कि विरासत में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया है उसने कभी भी। अचानक ऐसे गुप्त दस्तावेज उसके हाथ लगते हैं कि भाई उसने सोचा नहीं था कि मेरे यहां कुछ जमीन हो सकती है, पुरखों की जमीन उसको मिली,
तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन बेनिफिट उसको होता है, बिकॉज थर्ड एनी टाइप ऑफ संचार, कम्युनिकेशन, रिटर्न, ये सब चीजें हम देखते हैं। या ऐसा भी देखा जाता है कि अगर इसका स्वामी एक्साइटेड मूड में यहां आता है, तो जैसे मेरे पिता ने या हमारे दादा परदादा ने कुछ चीजें लिखित में रखी थी, उसको हमने कहीं पब्लिश कराया, बहुत फायदा हुआ अचानक से, क्लियर। तो इस प्रकार का संग्रह होता है हमारे फैमिली में, कुछ ऐसा विरासत जिसको ओपन करने से हमें थर्ड संबंधी बेनिफिट होते हैं। थर्ड यानी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू राइटिंग। तो फिर इसमें बहुत चीजें हैं, देखिए कनेक्ट करने को तो अगर आप अच्छे से विचार करने लग जाओ, हजारों चीजें इसी भाव से हम कनेक्ट करते जाएंगे। लेकिन हमें क्या धीरे 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 सभी चीजों पर विचार करना है। हम एक बार इस कुंडली को इस प्रकार से देखें, फिर दूसरे ढंग से विचार करें, फिर खाली डिजीज वाले पार्ट से देखें भी रोग क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसे करते जाएंगे तो हम निश्चित रूप से अभ्यास करते करते उस थ्रेशोल्ड को रिच कर लेंगे, जिसमें कुंडली देखते ही हमें सारे फल तुरंत नजर आने लग जाएंगे। और आगे क्या है, नाइन्थ से सेकंड है, ये नाइन्थ हाउस से सेकंड है। तो ये नाइन्थ हाउस क्या होता है, हमारे गुरु, हमारे पिता, क्लियर। तो गुरु के भी कुछ ऐसा कुटुंब कह लीजिए, गुरु का धन कह लीजिए, तो वो हम अंदाजा लगाते हैं अगर इसका स्वामी यहां बैठा है, क्लियर। हालांकि जो हमने रेफरेंस चार्ट लिया है मेष लग्न का, वो स्वामी वहां पर नीच का हो जाता है, सैड मूड में आ जाता है। वहीं फिर दोबारा मैं आपको ये याद दिला रहा हूं, नीच के ग्रह को खाली नीच होने तक ना देखें। 4 तरीके हैं जो नीच भंग वाले, वो चारों से क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि चंद्रमा से नीच भंग हो रहा है, लग्न से नीच भंग हो रहा है, उच्च के ग्रह से नीच भंग हो रहा है, नीच के ग्रह से नीच भंग हो रहा है। अगर चारों तरीके से नीच भंग हो जाता है, नीच प्रभाव नील। लेकिन कोई ग्रह बैठा नीच में ही है, इसका मतलब नील तो हो गया, वो शून्य हो गया है उसका प्रभाव। जीवन के हम कह सकते हैं आपको 20-22 साल तक नीच का प्रभाव आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद कभी भी हम उसको विचार नहीं करेंगे कि भाई मेरे जीवन में कभी मैंने उस चीज का नेगेटिव प्रभाव झेला था। तो वो 4 तरीके होते हैं नीच भंग के, अगर चारों से नीच भंग हो जाता तो कहना ही क्या, क्लियर। हालांकि तरीका तो ये भी होता है कि अगर हमारा नवमांश चार्ट में भी वो ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसके नीच के प्रभाव नलिफाई हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक नियम की बजाय अगर अब सारे नियम लगाकर देखते हैं, वो नियम अगर एप्लीकेबल हो जाते हैं, निश्चित रूप से वो एक ऐसा जीवन इंडिकेट करता है कि आपने चाहे किसी रंक के घर भी जन्म लिया हो, आप राजा बनेंगे और आपको उस जो रंक वाला पार्ट था वो दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा आपके कार्यक्षेत्र में। तो इसमें पिता का धन, कुटुंब, पिता का गला, पिता को कोई गले में भी इस प्रकार की समस्या रहती है, टॉन्सिल्स हैं, कुछ गले से परेशानी है, तो वो भी हम यहां से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। पिता का चार्ट नहीं है तो अपने चार्ट के जरिए भी हम ये चीज जान सकते हैं। 11वें भाव से 12वां भाव 11 से 12 माना जाता है। तो 11th हाउस क्या होता है, 11th हाउस हमारे प्रिय मित्र। याद रखिए कोई भी मित्र 11th हाउस में नहीं जाना जाता है, खाली हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, जो गिनती में ज्यादा नहीं होते हैं, 5, 6, 4, 2, 3 इस प्रकार के प्रिय मित्र, जिनको हम अपने भाई बहन की तरह सम्मान देते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड 11th हाउस में माने जाते हैं। क्लियर हो गया। और अगर इस प्रकार के हमारे मित्र हैं, निश्चित रूप से हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि 11th हाउस हमारे इनकम सोर्सेस को बिल्डअप करता है। निश्चित रूप से आप खुद भी समझ सकते हैं कि मित्र का मतलब क्या, जिस पर मैं आंख बंद करके विचार करता हूं। मित्र का मतलब क्या, कहते जी मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो वो नाराज हो जाता है, उसको मित्र नहीं कह सकते। मित्र का मतलब अनकंडीशनल रिलेशनशिप। मेरी शादी में आया मेरा मित्र, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया, वो नाराज हो गया, वो मित्र नहीं है। मित्र का मतलब चाहे आप 6 महीने बात ना करें, उसके बाद भी हमारी बात होती है, ऐसा लगता है अभी 10 मिनट पहले हमने बात छोड़ी थी, उसको ही
एकादश भाव से जोड़ेंगे। अब ये भी बहुत बड़ी गलती हो रही है, कहते जी वो मेरा मित्र, मैं, ऐसा नहीं होता है। मित्र कोई भी जिसके लिए आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है तो वो मित्र काहे का है? क्लियर होगा? हम कई दफा अपने ऑफिस में काम करने वाले को, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में काम करने वाला मित्र नहीं हो सकता है, लेकिन हम कई बार अपने ऑफिस में काम करने वाले अपने कोलीग को एकादश भाव में रखते तो हैं लेकिन बिलीव नहीं करते हैं उसको। कहते यार हो सकता है वो धोखा दे दे। अगर आपके मन में अभी तक भी भावना आ रही है फिर उसको आप एकादश भाव में मत काउंट कीजिए, आप उसको कोलीग रहने दीजिए, लेकिन आप उसको परम मित्र की श्रेणी, एकादश भाव में हम मित्र भी नहीं परम मित्र को ला रहे हैं। और परम मित्र मैंने बता दिया, कई दफा हमें लगता है कि वो मेरा परम मित्र है, उसको हम एकादश भाव से गिनते हैं, सब कुछ गड़बड़ आता है, तो आएगा ही गड़बड़। क्योंकि मित्र की परिभाषा क्या है? कहते जी मित्र की यही परिभाषा है, वो हमारे परिवार में आया, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आप कब हैं? जब सहज हो पाएंगे। मित्र का मतलब कैसे ही आप उसको डील करें, उसके मन में कोई विचार नहीं आने वाला है, क्योंकि हृदय मिल चुके हैं, हृदय एक हो चुके हैं, वो मित्र है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं कोई भी व्यक्ति मेरा मित्र है, तो वो हम उसको मित्र कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो आपको ये विचार करना है कि किसको हम एकादश भाव में गिन रहे हैं, वो गलत तो नहीं है, तो फिर प्रेडिक्शन भी गलत आएगा। मित्र बड़े भाई का खर्च, उनके कोई भी एक्सपेंडिचर है वो हम दशम भाव से देखते हैं। अगर संबंध अच्छे हैं, आ रहे हैं, एक्साइटेड मूड में प्लैनेट बैठे हैं, तो बहुत उच्च दर्जे का खर्च करते हैं, और उस खर्चे से आपका भी यश गान होता है कि देखो कैसे मित्र हैं इसके, बहुत बढ़िया फ्लैट उन्होंने लिया। मतलब मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं, मेरा कोई भी, क्योंकि देखिए मैं अगर कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं करूंगा तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा। लेकिन मेरा कोई सांसारिक वस्तु इस्तेमाल करने का अर्थ ये नहीं कि भाई सिर्फ स्टेटस के लिए हम फ्लैट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन फिलहाल इस बात को आप समझिएगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें निश्चल प्रेम करने वाले इस युग में भी मौजूद हैं। अगर है, निश्चित रूप से आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्लियर? तो मित्र बड़े भाई का खर्च, विदेश व्यवहार, क्लियर हो गया? उसके फॉरेन रिलेशनशिप, इसका स्वामी कुछ यहां के साथ अच्छा संबंध बना रहे हैं, तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के जो फॉरेन रिलेशनशिप होंगे, हमारे एल्डर ब्रदर के जो फॉरेन रिलेशनशिप होंगे, या एल्डर सिस्टर के जो फॉरेन रिलेशनशिप होंगे, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि 12वें भाव से हम विदेश भूमि, विदेशियों का संबंध निकालते हैं। ठीक हो गया? और 12वें भाव से गिनते तो 12वें भाव से ये एकादश पड़ता है, क्या? दशम भाव। तो परिचित विदेशी के लाभ और उसके मित्र, याद रखिएगा, परिचित जो हमारा फास्ट फ्रेंड ही ऐसा विदेश में रहता है, कोई बहुत क्लोज नहीं है, परिचित है वो हमारा, तो उसके संबंध में कोई ऐसा लाभ विचार करना है कि उसके लाभ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें भी कुछ ऐसा बेनिफिट हो सकता है, तो हम अपने दशम भाव से अंदाजा लगा रहे हैं। कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है? या हम इस प्रकार की बात भी कर सकते हैं कि भाई उसके मित्र, क्लियर? एक तो ये था लाभ, एक उसके मित्र की बात कि भाई मेरा, मैं आपका कोई अमेरिकन या यूरोपियन फ्रेंड है और उसके कोई ऐसे मित्र हैं जिससे आप कुछ कामना करते कि वो शायद वो मुझे मेरे बिजनेस में सपोर्ट करें, तो आपने अंदाजा लगाया इस भाव से। क्लियर हो गया? क्योंकि उनका कहीं का चार्ट आपको नहीं पता है, आपने अपने चार्ट का देखा कि भी 12वें भाव का स्वामी अच्छे मूड में यहां बैठा हुआ है। अच्छे मूड में मतलब ये तो जो हमारा रेफरेंस चार्ट है वो तो यहां पर नीच का होकर बैठता है, लेकिन और जितने भी चार्ट है, चाहे वृषभ का हो, उसमें जरूरी नहीं है वो नीच का ही बैठेगा, मित्रवत होकर बैठ जाए। अगर नीच का भी बैठा है तभी भी नीच भंग राजयोग में इन्वॉल्व हो जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि उस परिचित विदेशी से आपको लाभ मिलेगा और उस परिचित विदेशी के मित्र आपके लिए अच्छे साबित होंगे। कहते जी ये व्यक्ति कौन है? दिल्ली में रहता है। कहते जी ये मेरे यूरोपियन फ्रेंड का फ्रेंड है, तो क्या वो मेरे लिए अच्छा होगा? मैंने देखा ये भाव बहुत बढ़िया संबंध बना रहा है, निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें अपने कलेक्शन में रखने चाहिए, और जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो फल हैं उनमें एकदम क्लैरिटी आती रहेगी। वो तो देखिए मैंने शुरुआत पहले दिन में हमने बताया था,
यानी 2020 नवंबर में ही हमने बात क्लियर कर दी थी कि जब चलना शुरू करते हैं तब हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई कितना हो पाएगा, लेकिन आप लगातार चलते रहें, हर दिन ज्योतिष में कोई ना कोई सूत्र प्रयोग सीखते रहें। यही एकमात्र साधन है जो बड़े से बड़े ज्ञानी के समान भी आपको बना सकता है। आपके मन में कोई ऐसी चाह रहती कि भाई वो महान तपस्वी, महान ज्ञानी है इस विषय के, तो क्या मैं बन सकता हूं? देखिए, ईश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम अपने आप को छोटा मानना भी दोष है। बड़ा मानना तो चलो ठीक है, बड़ा नहीं मानना चाहिए, बहुत अब मैं बड़ा हूं, लेकिन छोटा भी नहीं मान सकते हैं कि भाई मैं बहुत छोटा हूं। क्लियर हो गया? तो हमें मानना ही पड़ेगा कि अगर आप हृदय से आप निश्चल हैं, आपके मन में कोई छलावा नहीं है, तो आप अभ्यास करते रहिए। वो अभ्यास की तलवार आपके मन में जो ऐसे कोई आइकॉन है, उस आइकॉन तक भी आपको लेकर जाएगा। अभ्यास में इतनी ताकत है, चाहे हम मंदबुद्धि भी क्यों ना हो। क्लियर हो गया? इसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं कि अपने आप को मैं समझदार नहीं मान रहा हूं, मैं मंदबुद्धि मान रहा हूं। उसके बावजूद भी हमारी जो ताकत है वो अभ्यास है, और अभ्यास किसी बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी हम निस्तो नाबूद कर सकते हैं जो कहता है। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अपने अंदर अहम नहीं लाना है और सदैव निश्चल मन से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।